चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपके करेंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो है, 2 मई, ठीक है, 2 मई का। और हम जो करेंट अफेयर्स करा रहे हैं, इस करेंट अफेयर्स में आपको स्टैटिक पोर्शन हम पूरा भर के दे रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये रोज रोज का करंट अफेयर्स करते जाओ यार, और नोट्स बनाते जाओ। गारंटी दे रहे हैं। एनटीपीसी एसएससी का तो छोड़ो, अगर तुम एआरओ या आरओ का भी फॉर्म भरे होगे ना, या पीसीएस लेवल तक का भी फॉर्म भरे होगे, तो उसमें इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। करेंट अफेयर्स तो पक्का इसी में से आएगा, अगर लगातार रोज रोज पढ़ रहे हो तो, क्योंकि एकदम क्रीम चीज छाट के आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। कोई भी फालतू चीज नहीं बताई जा रही है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई जा रही है आपको, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, और जो स्टैटिक पोर्शन इसके साथ साथ करा रहे हैं ना, और जो क्वेश्चन पूछेंगे। और एक बात और, अगर हम पूरा वीडियो देख रहे हो ना, तो इसमें बीच बीच में हम क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ताकि पता चले कि वीडियो देखे हो, वास्तव में पढ़ रहे हो। अगर वास्तव में पढ़ रहे हो तो उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वेश्चंस को बीच बीच में ही पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखो और ध्यान से देखो, और एक एक चीज को सीखने की कोशिश करो। अभी 15-20 मिनट के अंदर बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए। अब यार एक करंट न्यूज है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए, तो ये हैं आपके टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति जो हैं वो आपके नियुक्त हुए हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। अब देखो यहां से जो जो वर्ड आ रहे हैं उसको हम सीखेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम यहीं पे याद कर लेंगे। पहली बात तो आया कि कौन नियुक्त हुआ है, टीएस तिरुमूर्ति नियुक्त हुए हैं। अगर टीएस तिरुमूर्ति नियुक्त हुए हैं तो वो किसके जगह पर नियुक्त हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो हमें पता है कि वह नियुक्त हुए हैं सैयद अकबरुद्दीन की जगह पे, तो ये आप यहीं से याद रखेंगे। टीएस तिरुमूर्ति नियुक्त हुए हैं सैयद अकबरुद्दीन की जगह पे। टीएस तिरुमूर्ति के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए कि 1885 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है ना। भारतीय विदेश सेवा, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा होती है वैसी विदेश सेवा भी होती है। भारतीय विदेश सेवा के प्रशासनिक अधिकारी 1885 बैच के रह चुके हैं टीएस तिरुमूर्ति, जो कि संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में राजदूत यानी अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके जगह पे, सैयद अकबरुद्दीन की जगह पे। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, राजदूत से आपको, अब जैसे नोट्स बनाते समय क्या करना है, हम क्या सिखा रहे हैं। देखो करंट अफेयर्स तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल से आप देखते भी हो, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि आप अपने कैसे पढ़ो। अब जैसे ही राजदूत आपने देखा ना, तो अब इस समय जो राजदूत नियुक्त होने वाले हैं कई जगहों पे, उनको भी आप उसी जगह नोट कर लो। तो उसके लिए हमने आपको हिंट दिया है कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए, हमने राजदूत पढ़ा कि एक व्यक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि टीएस तिरुमूर्ति है। अब कुछ राजदूत और नियुक्त किए जाने वाले हैं हमारे कुछ देशों में, तो कहां कहां कौन कौन राजदूत बनेगा भाई, वो देख लेते हैं। दीपक मित्तल साहब हैं, ये बनेंगे कतर में, कतर के राजदूत, ठीक है। पीयूष श्रीवास्तव हैं, ये बहरीन के राजदूत बनेंगे, ठीक है ना। भारत के राजदूत होंगे ये, उन देशों में भारत के राजदूत, समझ लीजिए हर देश में अपना एक राजदूत होता है, ठीक है। तो कतर में बनेंगे दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन, जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में, और नम्रता एस कुमार स्लोवानिया गणराज्य में। तो हम जैसे ही याद करेंगे टीएस तिरुमूर्ति, वैसे ही इन चारों लोगों को भी हम वहीं पे लिख के याद करेंगे कि ये कौन कौन से देशों में बन रहे हैं। क्लियर हो गया। टीएस तिरुमूर्ति के बारे में हमने सीख लिया कि 1885 के भारतीय विदेश सेवा के कैडर मतलब अधिकारी रह चुके हैं, और सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर यह बन रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक संयुक्त राष्ट्र आया था, तो इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भाई कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। क्लियर हो गया, न्यूयॉर्क सिटी में। इसके सेक्रेटरी जनरल पूछ सकता है, तो ये सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एंटोनियो गुटेरस। अभी वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ये क्लियर कर दिया हमने। मतलब ये है कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे बनने वाले स्टैटिक क्वेश्चन या और भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। समझ में आ रही है बात। अब देखिए,
अब यूनाइटेड नेशन का कभी कभी स्थापना ही पूछ देता है कब हुआ था, तो यार बहुत स्टोरी है इसकी, लेकिन हम तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो स्टोरी तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो हम स्टैटिक पोर्शन में पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी ये रखिए कि जब विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद से हम जरूरत पड़ी देशों को एक संयुक्त राष्ट्र बनाने की, संघ बनाने की, तो लोग मिले थे। कब मिले थे? 25 अप्रैल 1945 में कई देशों के प्रतिनिधि मिले। यूएन चार्टर साइंड हुआ 25 जून को और इफेक्ट में आया यह 24 अक्टूबर 1945 को। मतलब कि 1945 में ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। कैसे कैसे हुई थी? 25 अप्रैल को लोग मिले थे जो प्रतिनिधि थे। यूएन चार्टर साइन कब हुआ था? 25 जून को 1945 में ही, और टुक इफेक्ट यानी कि कब से प्रभाव में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 है। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए टीएस तिरुमूर्ति किसके जगह पर? सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर 1885 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और 4 और राजदूत नियुक्त होंगे 4 देशों पे। कहां? कतर, बहरीन, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया गणराज्य में। उनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यूनाइटेड नेशंस के बारे में उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो गया, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हो गए। 25 अप्रैल को लोग मिले थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में, और यूएन चार्टर साइन किए थे 25 जून को और इफेक्ट में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। दैट्स इट। और इतनी सारी चीजें आपको जब भी पढ़ेंगे तो रिवाइज करते रहना है, ठीक है। मेरा तरीका अपनाइए, कुछ दिनों के लिए अपनाइए, अगर फर्क समझ में आएगा तो आगे भी अपनाइएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिएगा। अब अगली बात करते हैं। देखिए इधर बीच ना कुछ जीआई टैग मिले हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। जीआई टैग होते क्या है? जीआई टैग होते हैं भौगोलिक संकेत। जैसे यार देखो, जैसे बनारसी साड़ी है, ठीक है ना, ये यहाँ पर्टिकुलर बनारस में बनती है, तो उसको एक भौगोलिक संकेत दे दिया जाता है जिससे उसका महत्व रहे, ठीक है ना। उसकी कॉपी, उसका फेक, उसको उसके जगह पे कहीं और की साड़ी ले जाके बेचना और उसको बनारसी साड़ी बोलना, ऐसा ना किया जाए। पर्टिकुलर जगह के लिए कुछ उत्पादों को, कुछ चीजों को हम जीआई टैग देते हैं उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, उसके मूल्य को बढ़ाने के लिए। सिंपल से लैंग्वेज में हमको बता रहे हैं, एकदम आपके फैमिली वाले लैंग्वेज में जो आपको समझ में आ जाए। बाकी व्यावसायिक टर्म तो अलग अलग हैं, उसको आप सीखते रहिएगा। लेकिन यार जीआई टैग से बस यही होता है ना कि एक टैग लगा दिया भाई हमने कि इसकी कोई कॉपी। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई समोसा बनता है तो ये हमारे यहाँ का विशेष समोसा है भाई, इसके जैसा और कहीं नहीं बनता, तो हमने इसको एक चिन्ह दे दिया कि हाँ भाई ये चिन्ह रहेगा तो ये यहीं का समोसा है, तो इसका एक महत्व रहेगा। समझ में आ रही बात ना। तो अब करना क्या है ना कि इसमें थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका पंजीकरण किसके अनुसार हुआ था? तो पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत, ये याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो घोषणा हुई थी वो पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत हुई थी। और जीआई टैग हम लोग के देश में देता कौन है? चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है क्या? जीआई टैग। और पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसको लाया गया था। क्लियर हो गया? अब जीआई टैग की जब बात हो रही है तो हाल फिलहाल में जीआई टैग जो मिले हुए हैं तो वो अलग अलग दिनों में मिले हुए हैं, लेकिन हमने एक जगह कर दिया था कि आपकी कॉपी में एक जगह रहेगा और उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए पहला तो मिला है भाई, अभी हमने इसको पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं चूंकि एक जगह लिखना था। चक हाओ चावल। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था ना कि मणिपुर में काला चावल है। अगर आपने नहीं देखा हुआ पिछली वाली वीडियो तो देख लीजिएगा। काला चावल एक है, उस काले चावल को जीआई टैग मिला है। मणिपुर की उसमें राजधानी भी पूछा था, उसमें हमने सीएम भी बताया था, उसमें हमने आपको राज्यपाल भी बताया था, तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको हम। चक हाओ चावल है। चक हाओ चावल मणिपुर में उगाया जाने वाला काला सुगंधित और चिपचिपा चावल होता है, एकदम ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। फोटो अगर देखोगे नेट पे डालोगे कि चक हाओ चावल कौन सा है तो मणिपुर में उगाया जाने वाला एक काला सुगंधित और चिपचिपा चावल होता है जिसे फिलहाल जीआई टैग दिया गया है, याद रखेंगे इसको। दूसरा एक दिया गया है टेराकोटा को। अब ये टेराकोटा है क्या? यूपी के हम लोग हैं, यूपी के गोरखपुर, जहां के बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है ना, जहां रहते हैं। यूपी के गोरखपुर में कुम्हारों के मिट्टी के खिलौने, वहां एक विशेष प्रकार के मिट्टी के खिलौने बनाते हैं कुम्हार, उन्हीं खिलौने को बोलते हैं, वहां का हम टेराकोटा नाम दिया गया है और उसको भी जीआई टैग दिया गया है। अब आपको बताना क्या है? यूपी की राजधानी बतानी है, यूपी का सीएम बताना है कौन है,
यूपी का गवर्नर कौन है और यूपी में लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आप यूपी में अगर रहते हो तो आपको ये अवश्य आना चाहिए। राजधानी, सीएम, गवर्नर, लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि यूपी के कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चक हाव चावल हो गया आपका मणिपुर का, टेराकोटा आपका हो गया यूपी के गोरखपुर में कुम्हारों की मिट्टी का खिलौना। अच्छा, खाओ चावल क्या है, मणिपुर में काला सुगंधित चावल है, ठीक है, चिपचिपा टाइप का होता है। अगला तीसरा किसको मिला है, कोविलपट्टी कदलई। कोविलपट्टी कदलई, यह कहां की बात हो रही है और किस चीज की बात हो रही है समझिए। तमिलनाडु में एक नदी है और वह नदी कौन सी है भाई, वह नदी है थमबिरानी। थमबिरानी नदी के पानी का प्रयोग करके, विशेषकर थमबिरानी नदी का पानी का प्रयोग करके तमिलनाडु का एक जिला है तूतीकुड़ी, ठीक है ना, तूतीकुड़ी भी बोलते हैं। तूतीकुड़ी जिले में गुड़ और मूंगफली को मिला के, गुड़ को और मूंगफली दाना जो आता है ना उसको मिला के एक मिठाई बनाई जाती है और उस मिठाई में किस पानी का प्रयोग होता है, विशेषकर थमबिरानी नदी का पानी प्रयोग होता है। देखिए हम आपको बहुत अंदर अंदर तक की बात बता रहे हैं, तो आप वीडियो के महत्व को समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और हम लोग का मतलब कोचिंग का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यह तमिलनाडु के तूतीकुड़ी जिले में गुड़ और मूंगफली को मिलाकर बनाई जाने वाली मिठाई है जिसमें विशेषकर थमबिरानी नदी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये कोविलपट्टी कदलई एक मिठाई है जो मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है, एक विशेष नदी है, उसके पानी का प्रयोग होता है, कहाँ की, तमिलनाडु के विशेषकर जिले तूतीकोरिन जिले में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है, ठीक है। तमिलनाडु में 38 जिले हैं, आपको ये यूपी के जिले भी बताना कितने जिले हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु में 38 जिले हैं। सीएम कौन है, इडापड्डी के पलनीस्वामी। थोड़ा अजीब नाम है लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए इडापड्डी के पलनीस्वामी, ठीक है ना। ये पार्टी कौन सी है इनकी, AIADM के पार्टी के हैं। सीएम है तमिलनाडु के इडापड्डी के पलनीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। लोकसभा की सीटें हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18, ठीक है। याद रखेंगे कोविलपट्टी कदलई एक मिठाई है, मूंगफली की बनाई जाती है और गुड़ की बनाई जाती है, एक नदी का पानी यूज किया जाता है तूतीकोरिन जिले में और उसको GI टैग मिला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, सीएम इडापड्डी के पलनीस्वामी, 38 जिले, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, राज्यसभा की सीटें 18, लोकसभा की सीटें 39। कोई भी चीज सीखेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको तुरंत याद करनी होंगी, क्योंकि यार एक साथ बैठ के आप 29 राज्य के अलग अलग सीएम और गवर्नर नहीं याद करोगे। जब भी जहां रोज राज्य का जिक्र आता है ना आप वहीं पे सीख लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिला है कश्मीरी केसर को भाई, केसर सब लोग जानते हो, कश्मीरी केसर, कश्मीरी घाटी जो है ना जो बहुत सुंदर है, उस घाटी में उगाया जाने वाला एक लंबा और गहरे लाल रंग का सुगंधित केसर है, इसको मिला भी है, इसको भी मिला है GI टैग, ठीक है ना। 4 चीजें हो गई, चक हाव चावल मणिपुर, टेराकोटा यूपी का गोरखपुर, कोविलपट्टी कदलई तमिलनाडु, कश्मीरी केसर कश्मीरी घाटी में, ठीक है। इतना चीज आपका याद हो गया। यूनाइटेड नेशन वाला हमने देख लिया, GI टैग के बारे में हमने इतना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐप बनाई गई है लॉकडाउन में, जो चूंकि ऐप बनाई गई है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल भी है, वैसे तो बनाई गई इसी तरह लेकिन लॉकडाउन में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। मतलब कहने का ये है कि किसानों का सुविधा बढ़ाने के लिए, जैसे किसान जब अपना अन्न पैदा करते हैं तो उसको बेचने के लिए मंडी में जाना पड़ता है, तो बिचौलिए हो जाते हैं, कोई गाड़ी वाला होगा फिर जाकर वो मंडी के अधिकारियों से बात करके आएगा, वहां के दुकानदारों से, फिर यहाँ के किसानों से, फिर बीच में बहुत सारा पैसा खा जाता है। तो एक ऐप बनाया गया है, वो ऐप है किसान सभा ऐप, आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देखना। किसान सभा ऐप जो है उसको इसलिए बनाया गया है ना कि इस ऐप पर एक ही जगह एकल समाधान है, मतलब एक ही जगह, जैसे कि हम लोग एक ऐप बना लेते हैं, उस पर हम भी रहेंगे आप भी रहेंगे, हम आप क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, तो एक प्लेटफॉर्म हो जाता है ना जहां हम लोग सारे लोग जुड़ जाते हैं। उसी तरह किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस पर मंडी के जितने दुकानदार होंगे या बड़े बड़े जो वो होंगे
मतलब जो खरीदने बेचने वाले होंगे, और उसमें दाम कितने में कौन सी गाड़ी आ रही है, उससे क्या फायदा होगा ना कि जैसे हम मान लो मंडी में एक दुकानदार हैं, हम क्या करेंगे कि एक ही ऐप में हम गाड़ी वालों को देख लेंगे कितने गाड़ी वाले हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं, उनको हम आराम से वहां डायरेक्ट भेज सकते हैं, वहां से अनाज मंगा सकते हैं। तो इस तरह दोनों का समय और पैसा का बचत होगा और सहूलियत के साथ लोग काम कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि उत्पादन होने के बाद जो ट्रांसपोर्ट होगा, खरीद बिक्री होगी, उसमें सहूलियत के लिए सबको एक ही जगह एक समाधान देने के लिए एक किसान सभा ऐप बनाया गया है, जिसको बनाया किसने है, CSIR और CRRI ने मिलकर। अब CSIR क्या है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, और CRRI है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। इन दोनों ने मिलकर बनाया है किसान सभा ऐप। ठीक है, तो जब पूछेगा कि किसान सभा ऐप किसने बनाया है तो आपको आंसर में CSIR पर टिक करना है। अगर आंसर में आपको CSIR प्लस CRRI दिया है तो दोनों को टिक करना है। इसका मतलब यह है कि किसान सभा ऐप का यूज हम किसानों के भले के लिए करेंगे, जिसको बनाया किसने है, CSIR ने और CRRI ने। हमने एक हिंट आपको एकल समाधान वहां पे लिख दिया है। 3 चीजें हमने क्लियर की, 3 चीजों से हमने 10-15 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक बुक लिखी गई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द रूम वेयर इट हैपन, द रूम वेयर इट हैपन, ए व्हाइट हाउस मेमोरर। अब व्हाइट हाउस कहां है भाई, अमेरिका में है ना, तो रिलेट कर लेंगे आप। द रूम वेयर इट हैपन, ए व्हाइट हाउस मेमोरर, ये किताब है, अभी लॉन्च होने वाली थी, लॉकडाउन की वजह से लॉन्च नहीं हो रही है, 23 जून को शायद लॉन्च होगी। ठीक है ना, तो इसकी लॉन्चिंग डेट आगे बढ़ा दी गई है, 14 को लॉन्च होने वाली थी, 23 जून को शायद लॉन्च हो रही है। देखते हैं आगे, हमको मतलब है लिखा किसने है, लिखा है जॉन बोल्टन ने। तो थोड़ा जॉन बोल्टन के बारे में जान लीजिए, कौन है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, अमेरिका। अमेरिका के फॉर्मर मतलब पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, जैसे अजीत डोभाल हमारे यहाँ है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वो रह चुके हैं। तो उन्होंने किताब लिखा है द रूम वेयर इट हैपन, ए व्हाइट हाउस मेमोरर। मतलब इस बुक को लिखने वाले हैं जॉन बोल्टन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो इतना हम आपको बोल दे रहे हैं, इतना पढ़ा दे रहे हैं कि आप आराम से टिक करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भाई, एक आगे है, किस रेटिंग एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि लॉकडाउन के कारण भारत को होने वाला नुकसान 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपया पर व्यक्ति होगा। रेटिंग एजेंसी पहले वीडियो में भी एक बताए थे ना, वो कौन सी रेटिंग एजेंसी थी, अगर पहला वीडियो देखे हो तो थोड़ा सा कमेंट करना। ठीक है ना, एक रेटिंग एजेंसी बताई थी जिस रेटिंग एजेंसी ने मूड खराब कर दिया था, तो कोई रेटिंग एजेंसी की बात पहली वीडियो में हुई थी। उसी तरह एक रेटिंग एजेंसी हम लोग के भारत में भी है, उस रेटिंग एजेंसी का नाम है क्रिसिल। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, CRISIL, क्रिसिल, ठीक है ना, CRISIL नामक एक जो रेटिंग एजेंसी है, उसने भविष्यवाणी किया है कि लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति लगभग 7,000 रुपए का नुकसान, यानी कि पूरा 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, ये भविष्यवाणी रेटिंग एजेंसी ने करा है। रेटिंग एजेंसियों का यही काम होता है, वो बताती रहती हैं कि कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फायदा होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन कितना घाटे में जाएगा, कौन कितना फायदे में जाएगा, ये सब भविष्यवाणी, ये लोग भविष्यवाणी का मतलब अनुमान लगाती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने इस राज्य में विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कराने का फैसला लिया है। अब भाई कोई राज्य है जहां पे एक मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन वो चुनाव लड़े ही नहीं थे, उनके बेटे लड़े थे, और उनके बेटे का नाम है आदित्य। वो लड़े थे वर्ली से, वर्ली मुंबई से, वो जीते भी थे, लेकिन वो नहीं लड़े थे। कौन नहीं लड़े थे, उद्धव ठाकरे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र की। बहुत वहां पे तमाशा हुआ था, कभी किसी ने समर्थन दिया, कभी किसी ने समर्थन लिया। तो आपको याद होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि उद्धव ठाकरे जब बने हैं मुख्यमंत्री, तो जब कोई किसी चुनाव किसी सीट से जीता नहीं रहता है और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये बनता है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी विधान परिषद या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, अगर केंद्र की बात हो रही तो उन दोनों की, राज्य की बात हो रही तो इन दोनों की, इनमें से किसी की भी सदस्यता जरूर लेनी होती है। अब तो यार ये संयोग है कि विधान परिषद है वहां पे, अगर विधान परिषद नहीं होता तो फिर विधानसभा का चुनाव कराना पड़ता किसी न किसी सीट पे, जो कि लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 21 तारीख तक तो 6 महीना पूरा हो जा रहा है, समझ में आ रही बात ना। तो इसीलिए 21 मई को ही
विधान परिषद का चुनाव कराया जाएगा और उसी वजह से कराया जाएगा क्योंकि उद्धव ठाकरे जो सीएम बने हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इनको किसी सदन की सदस्यता दिलानी है। इसीलिए इस राज्य में विधान परिषद की 9 रिक्त सीट है, खाली हैं, उन पे मतदान कराने का फैसला किया गया है। कब किया गया है? 21 मई को किया गया है। चूंकि इससे हम लोग के कोई जनता जनार्दन का मतलब होता नहीं है, इसलिए आराम से हो जाएगा लॉकडाउन का पालन करते हुए भी। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर वहां पे भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहां के उप मुख्यमंत्री हैं वो अजीत पवार हैं जिन्होंने समर्थन दिया था। राज्यसभा की सीटें हैं 19, लोकसभा की सीटें हैं 48। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चुनाव आयोग ने विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कहां कराएगा? महाराष्ट्र में कराएगा। क्यों कराएगा? इसकी हमने सारी डेफिनेशन आपको बता दी। भाई उद्धव ठाकरे को कहीं से सदस्यता लेनी है, इसलिए कराना पड़ेगा क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने किसी की सदस्यता नहीं ली है और 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो ये संविधान में जो लिखा हुआ उसका उल्टा फुल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब जैसे आगे होगा वैसे बताएंगे। अगला है, इस राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया। ये वर्ड याद रखिएगा, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है। कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किसने किया? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की राजधानी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और हम बताते हैं कि त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और वहां पे जो सीएम है वो है बिप्लब कुमार देव और रमेश बैस जो है वो है गवर्नर। ठीक है ना, त्रिपुरा के जो सीएम है बिप्लब कुमार देव हैं और रमेश बैस क्या है वहां पे गवर्नर हैं। और त्रिपुरा की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। और ये याद रखिएगा, कृषि सुविधा डेस्क, कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग हम आपको बनाए हैं। ठीक है, अगला है, इस एक मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस। अब ये जैज क्या है ना, एक अमेरिकी म्यूजिकल कंसर्ट है, वहां पे म्यूजिक वगैरह करते हैं, जैज, उनको जैज बोला जाता है। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस मनाया गया है 30 अप्रैल को। ठीक है ना, नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, एंड सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को का ही वो फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है यह यूनेस्को का पूर्ण रूप है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनेस्को। ठीक है ना, यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है ना, तो अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 30 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने में जैज की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया था। ठीक है ना, जैज एक म्यूजिकल ग्रुप है। ठीक है ना, उसी को जैज बोलते हैं, अमेरिका का है। तो उसका बड़ा लोगों को एकजुट करने में, उसकी भूमिका को और बढ़ावा देने के लिए लोगों को एकजुट करता है, एक साथ लोग सुनते हैं, जाते हैं। तो उसकी जो भूमिका है, उसकी जो कूटनीतिक भूमिका है जैज की, पूरी दुनिया के लोगों को एकजुट करने के लिए, उसकी भूमिका को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसके महत्व को और ज्यादा बढ़ाने के लिए नवंबर 2011 से 30 अप्रैल को स्टार्ट किया था। किसने? 30 अप्रैल, नवंबर 2011 में यह तय किया गया था कि 30 अप्रैल को, ठीक है ना, 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। नवंबर 2011 में तय किया गया, यानी कि 2012 से मनाना स्टार्ट किया गया होगा। 30 अप्रैल को क्या किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, नवंबर 2011 में यह तय किया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। तो यह तय किया गया कि भाई 30 अप्रैल से हम क्या मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक लास्ट में आपके लिए हमने क्वेश्चन छोड़ा है। क्वेश्चन है कि किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जिसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्लियर हो गया? नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में जाके आपके आंसर को बता देंगे कि सही है कि गलत है। तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, आपके सारे कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और उसका प्रॉपर आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है,
और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप जितना सहयोग देंगे हम उतना अच्छा आपको करके देंगे, ठीक है ना। सारे के सारे लोग लगे हुए हैं कि लॉकडाउन में आप लोग को अच्छा कंटेंट दिया जाए, इसके लिए आपको सहयोग की जरूरत है। अब जैसा आपको ये करंट अफेयर्स बता रहे हैं ना, अगर आप 30 दिन पढ़ लोगे उसके बाद आप कोई भी पेपर उठा के लेके आना, ठीक है ना, कितना भी कठिन पेपर लेके आना, उसमें इसके बाहर से पूछ देगा तो जो कहो, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन 99% आपको गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और स्टैटिक पोर्शन भी ऐसे ही आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।